देश और दुनिया में देखते देखते शहरों के नाम बदल जाते हैं। बॉम्बे मुंबई हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, और जिस अंदाज में अब इलाहाबाद भी प्रयागराज हो चुका है, कलकत्ता पहले ही कोलकाता हो गया था। लेकिन एक हम है कि पिछले 24 सालों में अस्थाई राजधानी देहरादून को स्थायी राजधानी गैरसैंण में तब्दील नहीं कर पाए। अलबत्ता चुनाव नजदीक आते देख हमारे सियासतदान गैरसैंण के बहाने अपनी सियासत चमकाने की पूरी कोशिश शुरू कर देते हैं। हरीश रावत ने एक बार फिर ऐसा ही शुरू कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, द न्यू डे के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। कल्पना करिए, नवंबर 2016 यानी ठीक 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले का वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने बहुत सुनहरा मौका था कि वो उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कर ले जाते, क्योंकि 18 मार्च 2016 को हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को विजय बहुगुणा हरक सिंह रावत के नेतृत्व में 9 विधायक छोड़ करके पाला बदल करके तगड़ा झटका देते हैं। बावजूद उसके सरकार बच जाती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और स्पीकर का अहम रोल होता है और सरकार बच जाती है। लेकिन बावजूद इसके हरीश रावत अपने आखिरी सत्र में, ठीक चुनाव से पहले जब गैरसैंण में विधानसभा बुलाते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, तो बहुत सारे उनके सलाहकार कहते हैं कि यह मौका है, गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित कर दो। लेकिन सियासत के बहुत मंझे खिलाड़ी, यानी बहुत बारीक से बारीक तर छानने की आदत वाले हरीश रावत, वो जानते थे कि दरअसल चुनाव तो उन्हें मैदान से लड़ना है, चुनाव तो उन्हें हरिद्वार से लड़ना है, चुनाव तो उन्हें उधम सिंह नगर से लड़ना है। इसलिए भले वो 4 साल तक गैरसैंण का गाड़ गदेरे का मंडवा झिगोरे का राग अलापते रहे हों, लेकिन वो गैरसैंण को लेकर स्थायी राजधानी तो छोड़िए, ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसा कदम भी उठा करके प्लेन के वोटर्स को नाराज नहीं करेंगे। क्योंकि हरीश रावत जानते थे कि अल्मोड़ा में जब उनकी सियासत की लुटिया डूब गई थी, तो बड़ी मुश्किल से 2009 में हरिद्वार में आकर ही उन्हें किनारा मिला था, और उसके बाद से फिर उनकी सियासत चल निकली थी और वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ये हाल है हरीश रावत का। और आज हरीश रावत लगातार, जब 2027 का चुनाव करीब आ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे वीरेंद्र रावत बुरी तरह से चुनाव हार जाते हैं हरिद्वार में, तब हरीश रावत कहते हैं कि जो कांग्रेस के उजाड़ू बल्द हैं, दरअसल वो तो महापापी बल्द हैं, लेकिन वो तो उन्हें कहते उजाड़ू बल्द हैं। वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी उन्हें अपने साथ रख के गैरसैंण का महापाप कर रही है, क्योंकि ये लोग अगर कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते तो हरीश रावत गैरसैंण को स्थायी राजधानी 2017 के चुनाव से पहले ही बना चुके होते। क्या गजब तर्क है हरीश रावत के। लेकिन हरीश रावत जी, क्या आपको लगता है जिस तरह की बीन आप बजाएंगे वैसे ही प्रदेश की जनता नाचने लग जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी सियासत ये बताती है कि गैरसैंण और पहाड़ को लेकर आपकी बोलचाल, आपका नजरिया, आपका अंदाज अलग है, लेकिन आप सियासत दरअसल मैदान की करते हैं और एक खास वोटर को टारगेट करके आप सियासत करते हैं। यही वजह है कि आज आप विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत और तमाम सुबोध उनियाल, जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनको कटघरे में खड़े करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 में जब फरवरी में आप, 1 फरवरी को आप मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद से गैरसैंण को लेकर, या उससे पहले विजय बहुगुणा ने, भले वो आपका दबाव रहा हो, चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल का दबाव रहा, या जो भी सियासी मजबूरी रही हो, या विजय बहुगुणा से पॉइंट स्कोर आपको करने रहे हो, गैरसैंण का राग आपने अलापा, तो विजय बहुगुणा कैबिनेट की तंबू में बैठक करते हैं। उसके बाद गैरसैंण के भवन निर्माण का कार्य भी शुरू होता है, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद आप आते हैं सत्ता में, फिर आप सत्र भी कराते हैं, सारी चीजें होते हैं। करीब करीब उत्तराखंड का जनमानस ये मानकर बैठा हुआ था कि अब जब 18 मार्च 2016 का झटका हरीश रावत झेल चुके हैं, तो अब वो किसी भी कीमत पर गैरसैंण के मुद्दे को पहाड़ के सरोकार से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपने कदम पीछे खिसके, क्योंकि आपको हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ना था, आपको किच्छा से चुनाव लड़ना था, आपको प्लेन की जो मैदानी क्षेत्र की विधानसभा सीटें, 11 सीट हरिद्वार जिले में, 9 सीट उधम सिंह नगर जिले में है, ये सीटें आपको साधनी थी। इन 20 सीटों को साधना था। आपको लगता था पहाड़ तो आपके पीछे टूट करके आने ही वाला है, मैदान की सीटें आप वहां चुनाव लड़कर 2-2 जिलों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपकी सियासत फेल हो गई। कांग्रेस 11 पर अपने सबसे बुरे स्तर पर कांग्रेस पहुंची 2017 में, आपकी अगुवाई में। तो ये बड़ा सवाल
अपने आप में आप पर उठता है हरीश रावत जी, आपकी सियासत पर उठता है। रही बात जो उजाड़ू बल्द हैं, तो क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस के उजाड़ू बल्द हैं? वो तो आजकल आप ही के बगल में बैठते हैं कि यशपाल आर्य उजाड़ू बल्द हैं, क्योंकि छोड़ के कांग्रेस तो वो भी बीजेपी में चले गए थे, 5 साल वहां मंत्री रह के आए, हरक सिंह भी मंत्री रह करके आगे, वो आज आपके साथ है, आपने उनको नेता प्रतिपक्ष बनवाया था। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हरीश रावत की सियासत को लेकर के उन्हीं को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2012 में कांग्रेस की सरकार जब बनती है प्रदेश में, विजय बहुगुणा भले मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन रावत जी आप जानते हैं स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल आपकी पसंद के बनाए गए, कैबिनेट में दिनेश अग्रवाल से लेकर के बहुत सारे, सुरेंद्र सिंह नेगी से लेकर बहुत सारे मंत्री आपकी चॉइस के बनाए गए, राज्यसभा का भी कोटा आपके कोटे में गया, आपने महेंद्र सिंह मारा को राज्यसभा भेजा। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो बदले में आप विजय बहुगुणा को कुछ नहीं दे पाते। जो 18 मार्च 2016 की जो कांग्रेस की टूट थी, उसकी जड़ में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस अंदाज में हरीश रावत ने सरकार चलाने की कोशिश की, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत मजबूत बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन इस हालात को भी हरीश रावत नहीं समझ पाए थे। और वो जिस अंदाज में विजय बहुगुणा कैंप को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे, हरक सिंह रावत जिस तरह खुद कहते हैं कि उनके विभाग के फैसले मुख्यमंत्री कार्यालय में ले लिए जाते थे और उनको अगले दिन के अखबार पढ़ के पता चलता था। तो जब हरक सिंह रावत जैसे, सतपाल महाराज पहले ही जा चुके थे, विजय बहुगुणा हरक सिंह रावत जैसों को आप परेशान कर रहे थे, आपने विजय बहुगुणा को राज्यसभा नहीं भेजा, आपने राज्यसभा भेजा मनोरमा शर्मा डोबरियाल को, आपने उनके करीबी सुबोध उनियाल को मंत्री नहीं बनाया, वो आपसे एकमात्र डिमांड यही कर रहे थे कि आप हरक सिंह रावत को लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह आपने हालात निर्मित किए और उधर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा था, जिसको आप समझ नहीं पाए। उसके बाद कांग्रेस में इतना बड़ा टूट होती है कि 9 विधायक एक साथ चले जाते हैं, रेखा आर्य बाद में जाती है, यशपाल आर्य बाद में जाते हैं। तो किस तरह के हालात कांग्रेस में टूट के बने, उसके लिए सिर्फ उजाड़ू बल्द कह देने से उन जो कांग्रेस के जो भगोड़े हैं या कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं, जो पाला बदल करने वाले हैं, आप सिर्फ उन्हीं को दोषी नहीं ठहरा सकते रावत जी। कुछ दोष आपको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दोष, छोड़िए नेता चले गए, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन गैरसैंण को लेकर के, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उत्तराखंड को, आप पहाड़ के बेटे थे, पहाड़ के गाड़ गधेरे की आपसे बेहतर समझ किसे थी, नदी नाले सब कुछ पोखर आप समझते थे। बावजूद उसके हरिद्वार की सियासत हिलोरे मार रही थी, आप हरिद्वार को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। आपने 2014 में अम्बरीश कुमार को स्थानीय प्रत्याशी को क्यों नहीं लड़ा दिया आपने? वहां से आपने अपनी पत्नी रेणुका रावत को चुनाव लड़ाया, वो बुरी तरह से हार जाती है रमेश पोखरियाल निशंक के हाथों। तो ये सारी सियासत, जिस तरह की सियासी बिसात पर आपने बाजियां चली हैं, वो शहमात के खेल के आप पूरे गवाही नहीं रहे, आपने खुद चालें चली हैं और मात आप खाते रहे हैं। अब आप गैरसैंण पर निर्णय नहीं ले पाए और अब आप उजाड़ू बल्द, महापापी उनको दोष दे रहे हैं। दोष तो असल दोष आप ही का है। ये सही बात है कि गैरसैंण के साथ इंसाफ तो राज्य बनने के साथ ही अन्याय होना शुरू हो गया था। इंसाफ न पहली सरकार में तिवारी सरकार में हुआ, न फिर खंडूड़ी सरकार में हुआ, न फिर विजय बहुगुणा सरकार में हुआ, और जब आप बने तो तब भी नहीं हुआ। सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को गैरसैंण के नाम पर झुंझुना दिया गया, कभी कैबिनेट बैठक के नाम पर, कभी सत्र करके तंबू में, फिर वहां भवन बना करके, लेकिन गैरसैंण के साथ न्याय तो आपकी सरकार में भी नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर बीजेपी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी गैरसैंण को राजधानी बना देगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, 21 में वो गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी के बरक्स एक और तीसरी कमिश्नरी गैरसैंण कमिश्नरी बनाते हैं। कुछ लोग सियासत के जानकार मानते हैं कि शायद दिल्ली को त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये चाल भी बहुत अच्छी नहीं लगी थी। उसकी कुछ समय बाद उनकी कुर्सी भी चली जाती। उसी गैरसैंण में जब सत्र चल रहा था बजट का, तभी त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली जाती। बीजेपी के जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत में केदारनाथ, बद्रीनाथ क्या अलग नैरेटिव है, गैरसैंण को लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी के हाईकमान के नैरेटिव में कुछ भी नहीं है। लेकिन हरीश रावत जी, आपकी सियासत के तो केंद्र में गैरसैंण था, आप गैरसैंण के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। अब आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। सुबोध उनियाल, विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत जो छोड़ करके गए थे उनके ऊपर, उनमें से आधे लोग अब आपके साथ भी आ गए हैं। यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत आप ही के साथ है। तो बड़ा सवाल ये है कि गैरसैंण को बीजेपी ने भी छला, गैरसैंण को कांग्रेस ने भी छला। हरीश रावत जी, गैरसैंण को सबने छला और आपने भी छला है। अब एक बार फिर आप शिगुफा छोड़ रहे हैं कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे। बड़ा सवाल ये कि जब आप सत्ता में थे वो सब नहीं कर पाए, और उसके बाद आप जानते हैं कांग्रेस की सियासत के भीतर क्या आपके बेहद करीबी लोग कहते हैं 2017 के बाद छोड़िए, उसके बाद आप कहां पहाड़ चढ़े। 2019 में जरूर आप नैनीताल की तरफ भागे, लेकिन चुनाव हारने के बाद 24 में फिर आप हरिद्वार आए।
वहीं से बेटे को लड़ाया। अब ये कहा जा रहा है कि आनंद रावत के लिए सियासी जमीन आप तलाशते घूम रहे हैं, कभी आप धर्मपुर में घूम रहे हैं, कभी आप रामनगर में घूम रहे हैं, आप पहाड़ क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? आप डीडी हाट या पिथौरागढ़ की कोई सीट, अल्मोड़ा की कोई सीट क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आप केदारनाथ से उपचुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? आपको लगता है तो पर्वतीय क्षेत्र को लेकर के कंसर्न सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं, एक्शन के तौर पर दिखाई देना चाहिए रावत जी, जो नहीं आपके समय में दिखा। तो अब आप बीजेपी से क्या उम्मीद करेंगे? जो कांग्रेस से छोड़कर चलेगी उन पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, इससे कैसे बात बनेगी? तो कुल मिलाकर के गैरसैंण को कांग्रेस ने भी छला है, बीजेपी ने भी छला है, और हरीश रावत जी आपने सबसे ज्यादा छला है। धनु चड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।